दोस्तों, सोचिए, आप ऐसी जबरदस्त मार्शल आर्ट की शक्ति के मालिक हैं जिसकी दुनिया दीवानी है। लेकिन एक सुबह जैसे ही आप उठते हैं, सब कुछ बदल जाता है। आपकी सारी ताकत छिन जाती है, आपकी माँ को बेरहमी से मार दिया जाता है, और वो लड़की जो आपको सबसे ज्यादा चाहती थी, वो भी आपको छोड़कर चली जाती है। हर कोई आपको कमजोर समझता है, सब आपका मजाक उड़ाते हैं। अब सवाल ये है कि आप वो सब कुछ फिर से चाहते हैं, लेकिन कैसे? यह कहानी एक ऐसे ही हीरो की दास्तान है जिसने सब कुछ खोकर भी खुद को कभी हारने नहीं दिया। अब कहानी यहां से शुरू होती है, और आगे जो होने वाला है वो सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक तहलका है, एक रोमांच जो आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगा। फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि इस दुनिया में एक रहस्यमयी और खूबसूरत आइलैंड है, जहां ऐसे लोग हैं जो अपनी आत्मशक्ति को जागृत करके ऊर्जा के अलग अलग लेवल तक पहुंचकर खुद को बहुत शक्तिशाली योद्धा बना सकते हैं, और जिसकी आत्मशक्ति सबसे ज्यादा होगी वही इस आइलैंड और यूनिवर्स पर राज करेगा। इसी आइलैंड पर एक बेचारा नौजवान शियान अपने बारे में बताता है कि वह भूटान शहर के 3 प्रमुख परिवारों में से एक जियान कबीले का सदस्य है, और जब वह छोटा था तभी से उसने अपनी आत्मशक्ति विकसित करने की क्षमता खो दी है। तब से अब तक वह अपनी जिंदगी लाचारों की तरह जी रहा है। हालांकि बचपन में उसके पास अद्भुत आत्मशक्ति थी, जिससे उसने कई चमत्कार किए थे, जैसे किसानों की नष्ट हो चुकी फसलों को सही करना, आग में फंसे लोगों को बचाना। इसके अलावा उसने अपनी उस अद्भुत आत्मशक्ति से न सिर्फ अपने दोनों बड़े भाइयों को खूंखार भेड़ियों से बचाया था, बल्कि चुटकी बजाकर मोमबत्तियां जलाकर वह अपनी सबसे खास दोस्त हीरा को भी खुश कर देता था। पर एक दिन उसने अपनी अग्निशक्ति का दुरुपयोग करके चींटियों का घर जला दिया। यह देखकर उसकी माँ, जो कि जियान कबीले की महिला प्रमुख भी थी, उसको ऐसा दोबारा न करने को कहा, और उससे वादा लिया कि कभी भी वह अपनी शक्ति का प्रयोग न तो किसी गलत काम के लिए करेगा और न ही किसी कमजोर को सताने के लिए। उसी दिन शियान की माँ ने उसको एक अंगूठी दी और कहा, कभी भी यह अंगूठी मत उतारना, क्योंकि यह तुम्हारी हिफाजत करेगी। इसके बाद वह शियान को पत्थरों के पीछे छिपे रहने को कहती है। जब तक वह खुद वापस नहीं आ जाती, तभी उस पहाड़ पर काले कपड़े पहने एक शख्स अपने 2 साथियों के साथ प्रकट होता है। उसको देखकर शियान की माँ आकाश की ओर उड़ जाती है। वह आदमी भी हवा में उड़कर उसका पीछा करता है। थोड़ी देर बाद शियान की माँ रुक जाती है। वह उस शख्स से कहती है, 20 साल बीत गए और आखिरकार आज मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं यहाँ तुमसे अपना कुछ वापस लेने आया हूँ। इस पर वह कहती है, तुम जो ढूंढ रहे हो वो तो कई साल पहले नष्ट हो चुका है। पर वह शख्स कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, और फिर वह उस पर हमला करने लगता है। जवाब में वह महिला भी उस शख्स पर हमला करती है, पर वह रहस्यमय व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होता है। वह उसकी माँ को घायल कर देता है और अपनी शक्ति से उसकी माँ को जकड़ लेता है तथा अपनी एक तलवार उसके पेट में घुसा देता है और कहता है, अगर तुम वो चीज मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन शियान की माँ जवाब देती है कि तुम्हें जो चाहिए वह बहुत पहले ही नष्ट हो चुका है। यह सुनकर वह शख्स गुस्से में पूरी तलवार औरत के पेट में घुसा देता है और वहां से जाने लगता है। जाते वक्त उसका एक शिष्य उसकी आंखें निकालकर मार डालता है। शियान जब अपनी माँ के पास जाता है तो वह उसको अंगूठी न निकालने की बात कहकर मर जाती है। अगले सीन में युवा हो चुके शियान को दिखाया जाता है, जो अब तक अपने बचपन में घटी इस घटना के बारे में सोचते हुए अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी को देख रहा होता है। तभी उसके दोनों भाई भी वहां पहुंच जाते हैं और उसे मां की मौत की घटना पर गुस्सा न निकालने को कहते हैं। अगले दिन दरबार में जियान कबीले का मास्टर शियान का चाचा झाओ उसके बाकी के 2 भाइयों को हथियार और कवच देकर उन्हें सेना में शामिल करता है और दोनों को एक क्षेत्र विशेष का कमांडर नियुक्त करता है। यह देखकर शियान की बचपन की फ्रेंड ईरा उससे कहती है, क्या तुम सेना में नहीं जाना चाहते? वह कहता है, मेरे दोनों भाइयों की आत्मशक्ति का लेवल अच्छा है, इसलिए वह दोनों सेना में जाने के काबिल हैं। मेरी आत्मशक्ति तो बचपन के बाद एकदम से खत्म हो गई, तो मैं आखिर सेना में कर भी क्या सकता हूँ। इसी बीच युनलान संप्रदाय का कार्यवाहक जे एक लड़की मिनी के साथ वहां आता है। युनलान संप्रदाय उस आइलैंड पर सबसे उच्च स्तर की आत्मशक्ति रखने वाले लोगों का संप्रदाय था। कार्यवाहक जे अपने युनलान संप्रदाय के अध्यक्ष का भेजा हुआ पत्र पढ़कर बताते हैं कि हमारे संप्रदाय के अध्यक्ष की उत्तराधिकारी और शिष्या मिनी ने आपके संप्रदाय के शियान से शादी न करने का निर्णय लिया है। झाओ मिनी से कहते हैं कि हमारे दादाजी ने दोनों संप्रदाय के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए यह शादी तय की थी। इस पर घमंड से भरी मिनी कहती है, यह शादी न करने का फैसला मेरा है,
क्योंकि आगे चलकर मैं युनलान संप्रदाय की अध्यक्ष बनूंगी तो मैं किसी ऐसे वैसे नकारा आदमी से शादी कैसे कर लूं? भले ही शियान संप्रदाय के मास्टर का भतीजा है, अपने और अपने संप्रदाय की ऐसी बेइज्जती होते देखकर शियान से रहा नहीं जाता और वह मिनी से कहता है कि सगाई तोड़ने की बात सामान्य तरीके से किसी और दिन भी की जा सकती थी, लेकिन आज मेरे भाइयों का सेना में शामिल होने का समारोह है और भरे दरबार में आकर तुमने जिस तरह सगाई तोड़ने की बात की, इसका मतलब तुम्हारा इरादा मेरे और मेरे संप्रदाय का अपमान करना था। मिनी को पता था कि शियान के पास अब बिल्कुल भी आत्मशक्ति नहीं है, इसीलिए उसे और उसके परिवार को जलील करने के लिए वह शियान से कहती है कि मेरे आत्मशक्ति का स्तर तो बहुत ऊंचा है, पर अगर तुम अपनी आत्मशक्ति से बुझी हुई मोमबत्ती भी जला दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अब शियान अपनी शक्ति से मोमबत्तियां जलाने की बहुत कोशिश करता है, पर आत्मशक्ति न होने की वजह से वह नहीं जलती। इस पर मिनी फिर से उसकी बेइज्जती करती है और कहती है कि 3 साल में भी अगर तुम अपनी शक्ति से मोमबत्ती जला पाए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। यह सुनकर शियान भी गुस्से में आ जाता है और कहता है, भले ही मेरी आत्मशक्ति गायब हो, पर तुम्हें 3 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं, मैं आज ही यह सगाई तोड़ता हूं। ईरा भी मिनी से कहती है कि यह दुनिया बहुत बड़ी है, अपने संप्रदाय और अपनी शक्ति पर इतना घमंड ठीक नहीं। दूसरे दिन पहाड़ी पर अपनी दोस्त से बात करता हुआ शियान कहता है कि मेरी वजह से मेरे संप्रदाय का अपमान हुआ है और बहुत दुखी होता है। तब उसकी दोस्त ईरा उसको सपोर्ट करती है और कहती है कि हमें शाओलिन यूनिवर्सिटी जाकर एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए और फिर अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाना चाहिए। अब दोनों एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और ईरा को तो प्रवेश मिल जाता है, लेकिन शियान का अंकल झाओ आकार उसको रोक देता है क्योंकि उसकी माँ शियान की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। शियान का कहना है कि मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूं ताकि न सिर्फ मैं मां के कातिलों का पता लगा सकूं, बल्कि मिनी और उसके संप्रदाय से भी अपमान का बदला ले सकूं। यह सुनकर झाओ उसको एक थप्पड़ मारता है और वहां से चला जाता है। निराश शियान पहाड़ पर खड़ा अपने बारे में सोच रहा होता है कि खुद को ताकतवर बनाने का मौका भी हाथ से निकल गया। तभी उसको उंगली की अंगूठी से एक आवाज आती है। इससे डरकर वह अपनी अंगूठी निकालकर फेंक देता है। ऐसा करते ही आश्चर्यजनक रूप से उसकी आत्मशक्ति फिर से वापस आ जाती है और उसके सामने एक ओल्ड मास्टर प्रकट हो जाता है। वह शियान को बताता है कि मैं तुम्हारी अंगूठी में रहता हूं, पर मैं कोई जिन्न नहीं हूं और मैंने ही तुम्हारी आत्मशक्ति दबा दी थी, इसलिए ही जब तक तुमने वह अंगूठी पहनी थी तुम्हारी आत्मशक्ति काम नहीं कर रही थी। शियान पूछता है, आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? वह बुढ़ा कहता है, फिलहाल मेरा शरीर नष्ट हो चुका है, इसलिए मुझे अभी भी इस रिंग में ही रहना होगा। मैं जानता हूं तुम मिनी को हराना चाहते हो, पर वह और उसका संप्रदाय बहुत ताकतवर है। बिना मेरे मार्गदर्शन और ट्रेनिंग के तुम उन्हें कभी नहीं हरा पाओगे। फिर वह अपने बारे में बताता है, मैं मास्टर यवचन औषधीय शक्ति का महान ज्ञाता हूं और मैं तुम्हारी मां का भी गुरु रह चुका हूं। इसके बाद वह उसे एक भारी तलवार देता है और कहता है, यह तुम्हारे अंदर ज्वाला शक्ति की सुनामी जगाने में मदद करेगी। शियान पूछता है, मुझे अब आगे क्या करना होगा? तो वह गुरु बताता है, तुम्हें मेरे मार्गदर्शन में यहां से दूर जंगली पर्वत पर 1 साल तक अपनी आत्मशक्ति बढ़ाने का अभ्यास करना होगा, तब कहीं जाकर तुम मिनी को हरा पाओगे। तो अब शियान जंगली पहाड़ पर जाता है और वहां के खूबसूरत जंगल में अपने गुरु के साथ वक्त बिताता है। इस दौरान जंगल में उसे लिखिल नाम की एक लड़की मिलती है जो औषधियों की जानकार और आयुर्वेद की शोधकर्ता होती है। अंगूठी के अंदर से गुरु के कहने पर वह उस लड़की के साथ पास के किंगशान नगर में जाता है और वहां के बाजार में दोनों एक बूढ़ी दादी की दुकान पर नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग लिकिल से अपने पैसे वापस पाने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं क्योंकि लिकिल ने उन्हें खजाने का नक्शा दिया था। अब स्थिति खराब देख लिकिल शियान को लेकर वहां से भागती है और बचने के लिए वुल्फ हेड के यंग मास्टर मोली के अड्डे पर चली जाती है। मोली किंगशान नगर के सबसे ताकतवर और क्रूर वुल्फ हेड का बेटा था। मोली के पास भी खजाने का असली आधा नक्शा था और नक्शे का बाकी आधा हिस्सा पाने के लिए वह एक आदमी को टॉर्चर कर रहा था। लिकिल को वहां देखकर वह आदमी मोली से बताता है कि इसी लड़की के पास असली नक्शे का आधा हिस्सा है और यह बाकी लोगों को नकली नक्शा बेचकर मूर्ख बना रही है। यह सुनकर मोली के आदमी लिकिल और शियान को घेर लेते हैं। अब मोली उससे असली नक्शे का आधा हिस्सा मांगता है, पर लिकिल उसको मूर्ख बनाकर उसकी आंख में पाउडर भर देती है और उसके हाथ से नक्शे का दूसरा हिस्सा लेकर वहां से भाग निकलती है। इन सब के बीच शियान वहां फंस जाता है। अब मोली उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शियान की अंगूठी के गुरु की शक्ति से वहां का वक्त ठहर जाता है और शियान की स्पीड बढ़ जाती है, जिससे वह वहां से भागकर जंगल में वापस आ जाता है और उसका गुरु कुछ बदला बदला नजर आता है। शियान के पूछने पर वह बताता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, इसलिए अब मैं पहले से और भी ज्यादा कमजोर हो गया हूं।
मैं हमेशा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें खुद अपने आप को प्रशिक्षित करना होगा। कुछ देर बाद यहाँ लिखिल आती है और शियान को औषधि वाला सूप देती है। शियान सो जाता है और लिखिल खजाना खोजने के लिए निकल जाती है। अगले दिन जब वह खजाने वाली जगह पर पहुंचती है तो शियान भी उसके पीछे वहां आ जाता है। अब शियान दो पत्थर के टुकड़ों को आपस में जोड़ता है और गुफा का दरवाजा खुल जाता है। वे दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। वहां वे दोनों एक अजीब सा पेड़ देखते हैं, लेकिन जैसे ही लिखिल उस पेड़ को उठाती है तो उनके पैर के नीचे एक दरवाजा खुल जाता है। ठीक उसी समय पर मोली भी उनका पीछा करते हुए गुफा के अंदर जाता है। फर्श का दरवाजा खोलने की वजह से शियान लिखिल के साथ नीचे गिर जाता है। नीचे के तहखाने में कई रहस्यमय वस्तुएं होती हैं। उनमें से एक अंडाकार वस्तु को छूने पर लिखिल का शरीर उस जहर के प्रभाव में आ जाता है। इसलिए गुरु वहां के जादुई किताब से पंख निकालकर शियान को लगा देता है ताकि वह लिखिल को बचाकर वहां से भाग सके। इस दौरान पंख की शक्ति से उड़कर भागते हुए शियान का मोली अपने लोगों के साथ पीछा करता है और एक रस्सी से लिखिल का पैर फंसाकर खींच लेता है। जादुई पंख ज्यादा देर शियान का वजन नहीं उठा पाता, इसलिए वह नीचे गिर जाता है। इसी बीच शियान जंगल में एक शक्तिशाली आत्मशक्ति वाली महिला मास्टर को एक उच्च आत्मशक्ति वाले शेर से लड़ते हुए देखता है। उस लायन किंग और लेडी मास्टर में भीषण शक्ति युद्ध होता है, जिसमें लेडी मास्टर लायन किंग को अपनी तलवार की शक्ति से दूर उछाल फेंकती है। पर लायन किंग हार नहीं मानता और दोबारा उस लेडी पर अटैक करके उसका शक्ति कवच तोड़ देता है तथा अपनी क्रिस्टल शक्ति से लेडी की आत्मशक्ति को सील कर देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। ये देख रहा शियान पेड़ के पीछे से शीशे की चमक दिखाकर शेर का ध्यान भंग कर देता है और शेर वहां से अपनी मांद में चला जाता है। शियान के कहने पर गुरु अपनी और शियान की ऊर्जा से लेडी मास्टर को ठीक करने की कोशिश करता है। उधर वुल्फ हेड मास्टर अपने बेटे की नाकामी पर उससे नाराज होता है और कहता है, तुम नकारा हो, मैं तुम्हें सम्राट बनाना चाहता हूं और तुम अपनी आत्मशक्ति तक नहीं बढ़ा पा रहे हो। इसलिए मैं अब 100 आत्माओं की ऊर्जा से इस लड़की लिखिल के शरीर को एक ऐसी विषैली गोली में बदल दूंगा जिसे खाने से तुम्हारी आत्मशक्ति की शैतानी ऊर्जा का असर बहुत बढ़ जाएगा। तभी तुम एक शैतान सम्राट बन पाओगे। दूसरी तरफ जंगल में ठीक हो चुकी लेडी मास्टर शियान को मारने लगती है, क्योंकि होश में आने पर उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और उसे लगता है कि शियान ने उसकी इज्जत लूट ली है। शियान उसको बताता है कि मेरी आत्मशक्ति अग्नि पर आधारित है, इस वजह से तुम्हें ठीक करते वक्त कपड़े जल गए। कुछ देर बाद वह लेडी मास्टर शियान से कहती है, अगर तुम लायन किंग की गुफा से पर्पल क्रिस्टल लाकर लायन किंग द्वारा सील की गई मेरी आत्मशक्ति वापस पाने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे साथ चलकर वुल्फ संप्रदाय के मास्टर से लड़कर लिखिल को वापस लाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। शियान इस बात पर राजी हो जाता है। अब लेडी मास्टर बाहर सो रहे लायन पर नजर रखती है और शियान गुफा के अंदर जाकर वहां से क्रिस्टल भरने लगता है। अभी लायन किंग के दोनों बच्चे वहां आ जाते हैं। फिर जब बच्चे वापस शेर के पास लौटते हैं तो शेर जाग जाता है। यह देखकर लेडी मास्टर सीटी बजाकर शियान को सावधान करती है तो लायन किंग लेडी मास्टर पर हमला करने लगता है और शक्ति न होने की वजह से वह खुद को बचाने की कोशिश करती है। इसी लड़ाई के दौरान शियान गुफा से बाहर आ जाता है और लेडी मास्टर की ओर क्रिस्टल फेंकता है, जिससे उसकी सील हो चुकी आत्मशक्ति वापस आ जाती है और वह अपनी शक्ति के प्रचंड प्रहार से उसकी ओर बढ़ रहे लायन किंग को मूर्छित कर देती है। फिर जब वह शेर के दोनों बच्चों को भी मारने आगे बढ़ती है तो शियान उसको ऐसा करने से रोक देता है, पर वह मुंह से क्रिस्टल उगलता हुआ बेहोश हो जाता है। दरअसल उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए क्रिस्टल को पी लिया था, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया था। अब लेडी मास्टर अपनी शक्ति से उसके अंदर क्रिस्टल को कंट्रोल करके उसे ठीक कर देती है। अब शियान लेडी मास्टर से लिखिल को बचाने के लिए उसकी मदद करने को कहता है, लेकिन लेडी मास्टर बिना मदद किए ही वहां से चली जाती है। शियान से उसका गुरु कहता है कि तुम अभ्यास करके खुद ही अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाना होगा और जब तुम्हारी आत्मशक्ति गुलाबी रंग में बदल जाएगी तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मशक्ति बढ़ गई है। लेकिन गुरु कहता है कि तुम अभी इतनी ताकतवर नहीं हुए हो कि वुल्फेड को हरा पाओ। फिर भी शियान किंगशन टाउन में लिखिल को ढूंढने चला जाता है। उधर वुल्फेड के आदमियों ने शैतानी गोली बनाने के लिए वहां के ज्यादातर लोगों को बेरहमी से मार डाला था और शियान को नाश्ता कराने वाली बूढ़ी भी उस हमले में घायल हो चुकी थी। शियान वुल्फेड के अड्डे पर पहुंचकर उसके आदमियों को मारते हुए लिखिल को खोजते हुए आगे बढ़ता जाता है। वहीं अंदर वुल्फेड लिखिल को शैतानी गोली बनाने की प्रक्रिया में लगा होता है। वह अपने बेटे से कहता है कि बाहर से यहाँ की प्रक्रिया में कोई भी बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए शियान को वहां पहुंचने से रोकने के लिए मोली उसका रास्ता रोककर उससे लड़ने लगता है। दोनों में लड़ाई जारी रहती है। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता।
इस दौरान मोली अपनी बिजली शक्ति से प्रहार करके शियान को खाई में गिरा देता है। उसे लगता है कि वह मर गया, पर वह जादुई पंख से उड़कर वापस आ जाता है और अपनी तलवार मोली की बॉडी में घुसाकर उसे खाई की ओर फेंक देता है। यह देखकर उसका बाप मोली को बचाने के लिए दौड़ता है, पर तब तक मोली खाई में गिर जाता है। अब बेटे के गम में गुस्से से आग बबूला वुल्फ हेड लिकिल को उठाने की कोशिश कर रहे शियान की ओर बढ़ता है तथा अपनी शक्ति का बवंडर उत्पन्न करता है। शियान अपनी तलवार की शक्ति से उसके शक्ति बवंडर को रोकने की कोशिश करता है और जब वह कमजोर पड़ने लगता है तो वुल्फ हेड उसको हवा में उछालकर उस पर ताबड़तोड़ प्रहार करता है, जिससे घायल होकर शियान गिर जाता है तथा उसकी हालत बिगड़ जाती है। अब तक लिकिल को होश आ चुका होता है, लेकिन बेटे के गम में बौखलाया वुल्फेड शियान को मारना जारी रखता है। इस दौरान शियान को उसके हाथ पर बना निशान देखकर याद आता है कि यह उन दो शिष्य में से एक है जो उसकी मां को मारने आए उस शख्स के साथ थे। अब भी वुल्फेड शियान को जान से मारने के लिए अपनी शैतानी तलवार की शक्ति से घायल शियान प्रहार करता है, लेकिन उसे बचाने के लिए लिकिल अपनी आत्मशक्ति से उसके आसपास एक सुरक्षा घेरा बना देती है। और जब वुल्फेड की शक्ति के आगे वह घेरा टिक नहीं पाता तो लिकिल उसका प्रहार खुद पर झेलने लगती है और कमजोर पड़ जाती है। अब जब वुल्फेड उन दोनों को मारने आगे बढ़ता है, तभी लायन के वह दोनों बच्चे वहां आकर वुल्फेड से भिड़ जाते हैं, जिनकी जान शियान ने जंगल में बचाई थी। इधर लिकिल शियान को होश में लाने की कोशिश करती है। आखिरकार शियान को होश आ जाता है और उसकी अग्निशक्ति गुलाबी हो जाती है। इसका मतलब अब उसके अंदर की ज्वाला शक्ति बहुत ताकतवर हो चुकी होती है। तो अब दोनों अपनी अपनी शक्तियों का आह्वान करके एक दूसरे पर जोरदार प्रहार करते हैं। आखिरकार शियान वुल्फेड को घायल करके नीचे गिरा देता है। बचने के लिए वुल्फ किंग उसे उसकी मां के कातिल का पता बताने के बहाने धोखे से मारने की कोशिश करता है और शियान उसका गला काटकर उसका काम तमाम कर देता है। उधर उसकी मां का हत्यारा अपनी दिव्य दृष्टि से यह घटना देख रहा होता है। दरअसल शियान की मां का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि यूनलान संप्रदाय का पूर्व अध्यक्ष ही होता है, जो दोहरा जीवन जी रहा होता है। जिस लेडी मास्टर की जान शियान ने बचाई थी वह यूनलान संप्रदाय की वर्तमान अध्यक्ष थी। इधर जंगल में लिकिल और शियान एक दूसरे को विदाई देते हैं। इसके बाद शियान अपने गुरु से कहता है, अब हमें क्या करना है? तब उसका गुरु बताता है कि अभी उसको अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। उसके लिए हमें मरुस्थल क्षेत्र में अग्नि कमल लेने के लिए जाना पड़ेगा। और यह फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। दूसरा भाग और भी अधिक रोमांचक है, जो कि रिलीज हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि हम वह लेकर आएं तो कमेंट करके जरूर बताएं।